नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता पोपटराव नेरे आज आपके सामने प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। प्रयोगवादी कविता की मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रवृत्तियां रही है। एक, समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रयोगवादी कविता की भाव वस्तु समसामयिक वस्तुओं और व्यापारों से उपजी है। रिक्शों के भोंपों की आवाज, लाउडस्पीकर का चित्कार, मशीन के अलार्म की चीख, रेल के इंजन की सीटी आदि की यथावत अभिव्यक्ति इस कविता में मिलती है। नलिन विलोचन शर्मा ने बसंत वर्णन के प्रसंग में लाउडस्पीकर को अंकित किया। प्रत्युष वर्णन में उन्होंने रिक्शों के भोंपों की आवाज का उल्लेख किया है। दोस्तों, दूसरी प्रवृत्ति है घोर अहमनिष्ठ वैयक्तिकता। प्रयोगवादी कवि समाज चित्रण की अपेक्षा वैयक्तिक कुरूपता का प्रकाशन करके समाज के मध्यम वर्गीय मानव की दुर्बलता का प्रकाशन करता है। मन की नग्न एवं अश्लील वृत्तियों का चित्रण करता है। अपनी असामाजिक एवं अहमवादी प्रकृति के अनुरूप मानव जगत के लघु और क्षुद्र प्राणियों को काव्य में स्थान देता है। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा करता है। प्रयोगवादी काव्य की तीसरी प्रवृत्ति है विद्रोह का स्वर। इस कविता में विद्रोह का स्वर एक ओर समाज और परंपरा से अलग होने के रूप में मिलता है, तो दूसरी ओर आत्मशक्ति के उद्घोष के रूप में। परंपरा और रूढ़ि से मुक्ति पाने के लिए भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, ये किसी निश्चित नियम क्रम की सरासर सीढ़ियां हैं, पांव रखकर बढ़ रही जिस पर की अपनी पीढ़ियां हैं। बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे तीर के जैसे बढ़ेंगे। लघु मानव की प्रतिष्ठा। प्रयोगवादी काव्य में लघु मानव की ऐसी धारणा को स्थापित किया गया है जो इतिहास की गति को अप्रत्याशित मोड़ दे सकने की क्षमता रखता है। धर्मवीर भारती की ये पंक्तियां, मैं रथ का टूटा पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। इस कविता में मानव के लघु व्यक्तित्व की उस शक्ति पर गौरव तथा अभिमान अभिव्यक्त हुआ है जो व्यक्ति की महत्ता की चरम सीमा का स्पर्श करती है। प्रयोगवादी काव्य की पांचवी विशेषता है अनास्थावादी तथा संशयात्मक स्वर। डॉक्टर शंभुनाथ चतुर्वेदी ने अनास्थामूलक प्रयोगवादी काव्य के दो पक्ष स्वीकार किए हैं। एक आस्था और अनास्था की द्वंद्वमयी अभिव्यक्ति जो वस्तुतः निराशा और संशयात्मक दृष्टिकोण का संकेत करती है, तो दूसरी नितांत हताशापूर्ण मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति। कुंठा एक अनास्थामूलक वृत्ति है। प्रयोगवादी कवि अपनी कुंठाओं और वासनाओं को छिपाने में विश्वास नहीं रखता, इसलिए वह इनका नग्न रूप प्रस्तुत कर देता है। धर्मवीर भारती की निम्नांकित पंक्तियां यहाँ बताई जा सकती है। अपनी कुंठाओं की दीवारों में बंदी मैं घुटता हूँ, अपनी कुंठाओं की दीवारों में बंदी मैं घुटता हूँ। 6. आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। जहाँ प्रयोगवाद के कुछ कवियों ने अनास्थावादी और संशयात्मकता को स्वर दिए, वहीं कुछ अन्य कवियों ने जैसे नरेश मेहता तथा रघुवीर साहे ने काव्य में अनास्थामूलक तत्वों को अनावश्यक पाया। गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में आस्था के बल पर नवनिर्माण का स्वर मुखरित हुआ है। आस्था का पहला रूप पुरोगामी संकल्प का सूचक है। आस्था के दूसरे रूप में सर्जन शक्ति अथवा कर्मनिष्ठा की भावना रहती है। अन्यत्र अज्ञेय ने आस्था के माध्यम से पूर्णता के उच्चतम धरातल पर प्रतिष्ठित होने की बात का संकेत किया है। दोस्तों, सातवीं प्रवृत्ति है
वेदना की अनुभूति का प्रयोग। प्रयोगवादी कवि वेदना से पलायन न करके उसके सानिध्य की अभिलाषा करते हैं। इसे उसने दो रूपों में स्वीकार किया है, एक तो वेदना को सहन करने की लालसा और दूसरे वेदना या पीड़ा की अतल गहराइयों में बैठकर नए अर्थ की उपलब्धि के रूप में। भारत भूषण अग्रवाल वेदना को उत्साहवर्धिनी मानते हैं। वे कहते हैं, पर न हिम्मत हार, प्रज्वलित है प्राण में अब भी व्यथा का दीप, ढाल उसमें शक्ति अपनी लो उठा। इसी प्रकार मुक्तिबोध की मान्यता है कि वेदना अथवा पीड़ा के अवशेष मानव की संघर्ष शक्ति को उभारते हैं। 8. समष्टि कल्याण की भावना। इस कविता में व्यष्टि के सुख की अपेक्षा समष्टि के कल्याण को अधिक महत्व दिया गया है। रघुवीर सहाय सूर्य से धरती के जीवन को मंगलमय बनाने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, आओ स्वीकार निमंत्रण यह करो, ताकि ओ सूर्य ओ पिता जीवन के, तुम उसे प्यार से वरदान कोई दे जाओ, जिससे भर जाए दूध से पृथ्वी का आंचल, जिससे इस दिन उनके पुत्रों के लिए मंगल हो। प्रयोगवादी काव्य की अगली प्रवृत्ति है क्षण की अनुभूति। प्रयोगवादी कविता में क्षण विशेष की अनुभूति को यथारूप प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस युग का कवि क्षण में ही संपूर्णता के दर्शन करता है। एक क्षण, क्षण में प्रवाहमान व्याप्त संपूर्णता, इससे कदापि बड़ा नहीं था महबुद्धि जो पिया था अगस्त ने। अगली प्रवृत्ति व्यंग्य। व्यंग्य का गहरा पुट प्रयोगवादी कविता की विशेषता रही है। आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर, लोगों के बदलते हुए रूपों पर, सभ्यता के नाम पर फैले हुए शोषण पर, राजनीति की कुटिल चालों पर, धर्म के व्यापारों पर प्रयोगवादी कविता व्यंग्य करती है। आज के जीवन का खोखलापन, स्वार्थपरता का भाव कवि के मन को खीज से भर देता है, इसलिए वह इन पर गहरा व्यंग्य करता है। अज्ञेय की कविता सांप में शहरी सभ्यता पर करारा व्यंग्य मिलता है, जैसे, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं न होंगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। काव्य में शिल्प के नए प्रयोग। शिल्प के क्षेत्र में प्रयोगवादी कवियों के काव्य में अपूर्व क्रांति दिखाई पड़ती है। मुक्तिबोध के काव्य में वक्रता से सरलता की ओर जाने की प्रवृत्ति संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। गिरिजा कुमार माथुर ने काव्य में विषय की अपेक्षा टेक्निक पर अधिक ध्यान दिया। भाषा, ध्वनि तथा छंद विधान में उन्होंने नवीन प्रयोग किए। प्रभाकर माचवे ने नई अलंकार योजना, बिंब विधान और उपमानों के नए प्रयोग किए। अज्ञेय ने साधारणीकरण की दृष्टि से भाषा संबंधी नवीनता को अधिक महत्व दिया, तो शमशेर बहादुर सिंह ने फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों के प्रभाव में पर्याप्त प्रयोग किए, जिनके कारण उन्हें कवियों का कवि कहा जाने लगा। स्पष्ट है कि प्रयोगवादी कवियों ने भाषा, लय, शब्द, बिंब तथा छंद विधान संबंधी नए प्रयोगों पर बहुत ध्यान दिया। अगली प्रवृत्ति बताई जा सकती है बिंब योजना। प्रयोगवादी कविता में बिंब योजना बड़ी सफलता के साथ की गई है। इस कविता से पूर्व कि किसी कविता में इतने अधिक स्पष्ट बिंब उतरे हैं, इसमें संदेह है। बिंब योजना के विषय में प्रयोगवादियों की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इनके बिंब नितांत सजीव है। प्राकृतिक बिंबों का एक उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है, जैसे बूंद टपकी एक नभ से, किसी ने झुककर झरोखे से, कि जैसे हंस दिया हो। यहाँ बूंद टपकने और झरोखे से झांक कर हंसने में सादृश्य दिखाया गया है। झरोखे से हंसी देखने के लिए
निगाह ऊपर उठती है और टपकती बूंद भी आकाश की ओर बरबस नेत्रों को खींच लेती है। इस बिंब में अनुभूति की सूक्ष्मता तथा गहराई दर्शनीय है। नए उपमान। अप्रस्तुत योजना में प्रयोगवादी कवियों ने पुराने उपमानों का पूर्णतः परित्याग कर दिया है। इनके उपमान एकदम नए हैं। इनके अप्रस्तुत विधान की प्रमुख विशेषता यह है कि वे जीवन से गृहीत हैं। उनकी संयोजना के लिए कल्पना के पंखों पर नहीं उड़ा गया है। उदाहरण के लिए प्रभाकर माचवे की ये दो पंक्तियां देखिए। नोन तेल लकड़ी की फिक्र में लगे घुन से, मकड़ी के जाले से, कोल्हू के बैल से। कुछ और उदाहरण। प्यार का नाम लेते ही बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है, ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए चुप है। अगली प्रवृत्ति है नवीन शब्द चयन। एक और शब्द चयन में प्रयोगवादी कवि बहुत उदारता के साथ ग्रामीण, देशज तथा प्रचलित शब्दों को अपनाता है, वहीं दूसरी ओर संस्कृत और अंग्रेजी का व्यापक प्रयोग भी करता है। व्याकरण के नियमों से चिपक कर रहना भी उसे सह्य नहीं। अतः भाषा के एक नए ढंग का नयापन आ गया है। इसमें नए क्रियापद भी बनते हैं। नए शब्दों में बतियाना, लंबायित, बिलमान, अस्मिता, इप्सा, क्लिंत, इयत्ता, पारमिता आदि। इस प्रकार शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है। इसके अलावा इन कवियों ने विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान से भी शब्द ग्रहण किए हैं। नवीन प्रतीक योजना। आज के जीवन और जगत के साथ साथ आम आदमी को वैज्ञानिक क्रियाओं को, शब्दों और प्रभावों को प्रयोगवादी कविता में स्थान दिया गया है। मनोविज्ञान से भी प्रतीक चुने गए हैं। कवियों ने सर्वथा पुराने प्रतीकों को त्याग कर नवीन प्रतीकों को ग्रहण किया है। मुक्तिबोध के प्रतीकों में ब्रह्म राक्षस, ओरांग, उटांग, गांधी, सुभाष, तिलक, रावण, वटवृक्ष आदि प्रसिद्ध प्रतीक हैं। नए प्रतीक जैसे प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया भी देखे जाते हैं। प्रयोगवादी काव्य की अगली प्रवृत्ति है छंद विधान। प्रयोगवादी कवियों ने छंद विधान में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। यहाँ विभिन्न तरह के प्रयोग हुए हैं। छंदों के परंपरागत मात्रिक रूपों से कोई संबंध नहीं रहा है। इससे कविता में कभी लय और गति का अभाव भी उत्पन्न होता है और कभी उसमें काव्यात्मकता के स्थान पर गद्यात्मकता आ जाती है। एक और लोकगीतों की धुनों के आधार पर कविताओं की रचना हुई है, वहीं दूसरी ओर उर्दू की रुबाइयों और गजलों का प्रभाव भी कविता पर पड़ा है। अंग्रेजी के सोनेट से मिलती जुलती कविता भी इन कवियों ने लिखी है। यह छंदहीन कविता मुक्तक छंद को अपनाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में नवीनता का आग्रह प्रयोगवादी काव्य की उपलब्धि है। इसी के चलते कहीं कहीं यह कविता दुरूह भी हो गई है। इसके लिए डॉक्टर नगेंद्र ने 5 कारण बताए हैं। 1. भावतत्व और काव्यानुभूति के मध्य रागात्मकता के स्थान पर बुद्धिगत संबंध। 2. साधारणीकरण का त्याग। 3. उपचेतन मन के खंड अनुभवों का यथावत चित्रण। 4. भाषा का एकांत एवं अनर्गल प्रयोग तथा 5. नूतनता का सर्वग्राही मोह। दोस्तों, यहाँ पर प्रयोगवादी काव्य की प्रवृत्तियों की चर्चा हमने की। आपको यह वीडियो कैसे लगा, यह जरूर हमें बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।